नमस्कार। द एजुटेक आपका स्वागत करता है। अवे टू ज्योग्राफी। आज एजुटेक का प्रस्तुत करता है मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम आज जानते हैं किसी प्रदेश में मिट्टी का निर्माण निम्न कारकों द्वारा संपन्न होता है। एक, मृदा के निर्माण प्रक्रम। दूसरा, मृदा के निर्माण एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात किसी भी क्षेत्र की अगर मिट्टी का निर्माण के बारे में हम जानना चाहते हैं तो मुख्य रूप से वहाँ दो कारक प्रभावी होते हैं। जो एक तो प्रक्रम होता है, दूसरा वहाँ पर उसको प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण के प्रक्रम उन घटनाओं तथा प्रक्रम को मृदा निर्माण के प्रक्रम कहते हैं जो मिट्टियों के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात प्रक्रम वही हैं जो मिट्टियों के निर्माण की प्रक्रिया की सहायता करते हैं। इन प्रक्रमों को चार भागों में बांटा जाता है। मृदा समृद्धि यानी मृदा का बढ़ना, मृदा लगातार बनते रहना। मृदा की हानि या क्षति, मृदा के तत्वों को, इसके गुणों की जो नुकसान होता है उससे संबंधित मृदा की हानि या क्षति, जैसे अपरदन भी हुआ, निक्षालन भी हुआ, अपवहन हुआ आदि प्रक्रियाएं। पदार्थों का विस्थापन और पदार्थों का रूपांतरण, अर्थात पदार्थों का विस्थापन, जैसे उसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम कट के बह के चला जाता है। फिर पोटास है, पोटास की मात्रा भी बह जाती है अधिक पानी के कारण से या कम पानी के कारण से, उसमें उर्वरता कम होने लगती है, ये सब चीज़ें। और पदार्थों का रूपांतरण, जैसे कि अगर बहुत मिट्टी सूखी जगह की है, वहाँ लगातार अगर हम पानी बरकरार बरकरार रखें तो उसके गुणों में पड़ा है, तो इस तरीके का मृदा का रूपांतरण होता है। फिर मृदा समृद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं, मृदा समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मिट्टी में जैविक और अजैविक पदार्थों की वृद्धि में बल मिलता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें जैविक और अजैविक पदार्थों की वृद्धि होती है, किसमें, मृदा में। ऐसा नहीं कि ये अजैविक पदार्थ तो लाके हम कहीं से भी दूसरी मिट्टी को डाल देंगे या दूसरे कबाड़ को इकट्ठा कर देंगे, और जैविक पदार्थ जो जैविक चीज़ों से संबंधित है उसको लाके डंप कर दिए, तो ये तो बढ़ तो हो गया लेकिन मृदा में अभी नहीं पहुँचा है। तो मृदा में इन सब चीज़ों की वृद्धि को जो बढ़ावा देती है वही मृदा समृद्धि की प्रक्रिया है। तथा विभिन्न भागों एवं क्रियाओं द्वारा मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न पदार्थों का समावेशन होता है। इसके जो मृदा के संस्तर होते हैं मृदा परिच्छेदिका को, उसमें विभिन्न पदार्थों का समावेशन यानी उसमें शामिल होते हैं। इसमें प्रमुख प्रक्रम है, इसके जो अंतर्गत जो प्रमुख प्रक्रम रखे जाते हैं उसमें दो हैं। उसमें है बहिर्जात प्रक्रम। बहिर्जात प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं नदी का जो बहते हुआ जल, वायु, ठीक है, हिमानी और बर्फीले क्षेत्र, मानव की क्रियाएं और जैविक क्रियाएं आती हैं बाहर जो सतह के ऊपर काम करती हैं। मृदा सतह में समाविष्ट किए जाने वाले पौधे पदार्थों की पत्तियों के ढेर से प्राप्त संग्रह से ह्यूमस निर्माण। ह्यूमस निर्माण यानी अब ये क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है, ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया में शामिल जैविक, जैसे केचुए वगैरह वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या उसमें सड़ने के डिकम्पोजर जो होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है, तो वो जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर विभिन्न परतों में जल के क्षैतिज संचरण यानी जल जो होता है, जल विभिन्न संस्तरों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जल संस्तर में कैसे काम करता है, तो उनका क्षैतिज संचरण कैसा होता है। जल जैसे ऊपर से नीचे जाने पर जल की मात्रा कहीं बढ़ती है तो कहीं घटती है, लेकिन क्षैतिज रूप में भी इनका प्रवाह होता है कि नहीं, इसके बारे में। मिट्टियों की विभिन्न परतों में केशिका क्रिया। केशिका क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें बहुत सी पतली बारीक छिद्री युक्त एक पाइप हो, अगर तुम पानी में डालते हैं तो पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, तो इसी तरीके से मिट्टी के कणों के बीच में जो जगह पाई जाती है, जब ऊपर पानी गर्म हो जाता है धरती, तो वाष्पीकरण भी होता है, लेकिन वाष्पीकरण के लिए पानी कहाँ से आएगा, उसी केशिका क्रिया से ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये भी होता है केशिका क्रिया से। जैसे पानी जहाँ पर रिचार्ज होता है तो वो ऊपर बढ़ता है रिचार्ज लेवल से, लेकिन थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा ऊपर केशिका क्रिया से मेंटेन रखता है आर्द्रता को। इस तरीके से केशिका क्रिया द्वारा तथा मृदावासी जीवों द्वारा निचले भाग से, यानी अब जो जीव हैं जैसे केचुए हैं ना, और चूहे हैं, क्या करते हैं, बिल बनाते हैं तो नीचे की मिट्टी को ऊपर मिट्टी कर देते हैं, तो इस तरीके से निचले भागों से पदार्थों का ऊपर की भाग की तरफ स्थानांतरण करते हैं। फिर मृदा से क्षति, पदार्थों की क्षति जो होती है वो कैसे होती है, विभिन्न पदार्थों के विभिन्न प्रकार के पदार्थों की क्षति एवं स्थानांतरण मृदा मंडल में होता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो फिक्स रहता है। आपको बताया गया कि मृदा क्या होती है, एक सजीव प्रक्रिया होती है, मृदा बनती रहती है हमेशा, सदैव उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो स्थानांतरण मृदा मंडल से होता रहता है। यानी मृदा मंडल से यानी पूरा ऊपर से नीचे तक स्थानांतरण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे वाले बीच वाले भाग में या ऊपर वाले भाग में होता है, पूरे में होता है। पृथ्वी की सतह से क्षैतिज जल प्रवाह द्वारा मृदा अपर्दन, क्षैतिज जो ऊपर सतह पर जल होता है वो करता है, तो अपर्दन करता है। वाष्पीकरण द्वारा ऊर्जा की हानि होती है और जल की हानि होती है। वाष्पोत्सर्जन से मृदा में जल का क्षय। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों अलग अलग चीज़ें। वाष्पीकरण सीधे जल से होता है और वाष्पोत्सर्जन जो जीवित पौधे होते हैं उनसे होता है। ठीक है। नाइट्रिकरण, नाइट्रिकरण का मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन होता है मुक्त, उसका नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अवयव में बना देना, प्रोटीन जैसी चीज़ों में बन जाता है, तो नाइट्रोजन का क्षय होता है इसमें। मृदा परिच्छेदिका में जल के क्षैतिज प्रवाह से, अब क्षैतिज प्रवाह कितना है वो हम पहले देख चुके हैं समृद्धि में। तो जब क्षैतिज प्रवाह से क्या होता है, पदार्थों का निष्कासन होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाते हैं, तो इसे हम निष्कासन कहते हैं या अलगाव कहते हैं।
अपक्षालन की प्रक्रिया द्वारा, अपक्षालन क्या होता है, अब जल है, जल ऊपर से नीचे भी जाता है और क्षैतिज भी करता है। क्षैतिज तो क्या हो गया, निष्कासन हो गया। ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो उसे हम अपक्षालन कहते हैं। पदार्थों का नीचे की ओर गमन हो जाता है, तो ऊपर वाली मिट्टी में उस चीज़ को वो पदार्थ बदल जाते हैं। इसके बाद है आपके पदार्थों का स्थानांतरण। मृदा में पदार्थ स्थानांतरण के लिए मृदा परिच्छेदिका में 2 प्रकार की गतियाँ काम करती हैं, अर्थात जो इसमें क्या होता है, स्थानांतरण होता है पदार्थों का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इसमें 2 प्रकार की मुख्य रूप से गति काम करती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर गति करने वाले को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे केशिका क्रिया हो गई। फिर चूहों और केंचुओं जैविक जीवों द्वारा खोद कर बिल बनाकर ऊपर पदार्थों का स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो और बहुत अधिक बारिश हो जाना है, जल सिक्त हो जाना, ऐसी चीज़ों के साथ में हम ऊपर गति करते हैं। नीचे में क्या होता है, जब सोखने की क्रिया होती है, जब पानी बरसता है तो पहले मिट्टी क्या करती है, सोखती है, फिर उसके बाद होता है, बढ़ता है, बहता है, फिर तो सोखने की क्रिया के द्वारा हो सकता है। फिर और जब गड्ढे बनाते हैं तो उसमें गड्ढे दाब के कारण से भी नीचे शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, जब सतह पर ढाल, यानी अगर सतह पर ये 2 प्रक्रियाएँ हैं, क्या अधोमुखी और नीचेमुखी गति जो होती है पदार्थों का, उसके अलावा होती है, अगर जो सतह ढाल युक्त है तो उसपे सतह की क्षैतिज गतियाँ ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। अपवहन की प्रक्रिया में मृदा मंडल की ऊपरी सतह से जैव एवं खनिज पदार्थों के बारीक कणों का नीचे की ओर स्थानांतरण होता है। तो पहला स्थानांतरण वो क्या है, अधोमुखी अपवहन के कारण से होता है। अपवहन की क्रिया के बारे में हम लोग बात किए थे, लीचिंग जिसे बोलते हैं, कि ऊपर से पदार्थ घुलकर नीचे की ओर जाते हैं, गति करते हैं, तो उसमें इससे सिलिकेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे सिलिकेशन भी कहते हैं। अपवहन में सिलिकेट, यानी ऊपर से जब चीज़ें पदार्थ चली जाती हैं तो ऊपर सिर्फ सिलिका बच जाती है, इसलिए ऊपरी सतह सिलिकेशन से युक्त हो जाती है, सिलिका से युक्त हो जाती है। अपवहन पदार्थों के नीचे की ओर निक्षेपण होता है। अब जब ये पदार्थ अपवहित होकर नीचे चले गए तो नीचे क्या करेंगे, निक्षेपण हो जाएगा उसका, और इस निक्षेपण की क्रिया को विनिक्षेपण कहते हैं। यानी 2 क्रियाएँ होती हैं, कौन कौन सी, अपवहन और विनिक्षेपण। अपवहन ऊपर से नीचे जाएगा, निक्षेपण जहाँ जाता है वहाँ पर जमा होने की क्रिया कहलाती है। मिट्टी की ऊपरी सतह से भूजल तक पानी नीचे जाता है। जब ऊपर से नीचे तक पूरा पानी जाता है तो जो क्या करता है, अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट को भी घोल लेता है, तो जिससे कार्बोनेट खनिज से कैल्शियम कार्बोनेट अलग होता है। यानी जो कार्बोनेट के यौगिक पाए जाते हैं तो उसमें जब पानी से घुल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या चला जाता है, पानी उससे कार्बोनेट से अलग हो जाता है, पानी के कारण से। और इस अलगाव की प्रक्रिया को अकैल्सीकरण कहते हैं। यानी अकैल्सीकरण यानी कैल्शियम को लेकर चले जाना, ठीक है। तो वो जो पदार्थ होगा वहाँ पर वो उसका अकैल्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि इससे कैल्शियम का क्षय होता है, कैल्शियम का ऊपरी सतह से क्षय हो जाता है, इसलिए इसे अकैल्सीकरण कहते हैं। यह क्षय विनिक्षेपण मंडल में जमा हो जाता है। अब इस जमाव को कैल्सीकरण कहते हैं। तो क्या हुआ, देखिए, ऊपर से नीचे जो जाता है तो वो जमा हो जाता है विनिक्षेपण मंडल में, जिसे हम क्या बोले हैं अभी, विनिक्षेपण कहते हैं। तो उस एक मंडल बन जाता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा होती रहती हैं। अब जमा होने को क्या कहते हैं, कैल्शियम का ऊपर से क्षय हुआ तो नीचे कैल्सीकरण हो जाएगा, यानी उसका जमावट हो जाएगी। ऊपरी मृदा से लवण पदार्थों का निष्कासन अलवणीकरण कहलाता है। ऊपर से नीचे जब आएगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा या फिर बह जाएगा तो उसे हम अलवणीकरण कहेंगे। यानी जो तत्व होते हैं नमक वगैरह वो सब बह के निकल जाते हैं। जैसे खारी मिट्टी से लवण को अगर बहाना हो तो पानी बहुत ढेर सारा उसे युक्त करके उसे बहाया जाता है, ठीक है। या फिर कैल्शियम डाले जाते हैं, चूना डाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें अलवणीकरण करने के लिए किया जाता है। जबकि केशिका के क्रिया के द्वारा नीचे के जमाव से लवण ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। धीरे धीरे खाद और ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया से चलते हैं तो शोषित करती रहती हैं, तो क्या होता है, नीचे का नमक ऊपर आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सतह लवणयुक्त हो जाती है। उस क्रिया को लवणीकरण कहते हैं। फिर है मृदा में पदार्थों का रूपांतरण। रूपांतरण कैसे हो गया, मिट्टियों के जैविक और अजैविक पदार्थों के रूपांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, देखिए, प्राथमिक और प्रमुख खनिजों का द्वितीयक एवं गौण खनिजों में वियोजन हो जाता है। जैसे प्राथमिक खनिज है, सीधे सीधे जो मान लीजिए अगर हम पोटास डालते हैं या यूरिया डालते हैं, खनिज डाल दिए, फिर उसका घुलन होता है, घुलन करने के बाद यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड बनने के बाद फिर उसमें अपघटन हो जाता है और फिर वो वियोजन करके पौधे के काम में आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, प्राथमिक से द्वितीयक गुणों में परिवर्तन क्या कहलाता है, खनिजों में वियोजन। खनिजों में अजैविक खनिज और अजैविक पदार्थों के वियोजन से नवीन यौगिकों का निर्माण, जैसे पत्ती है तो ह्यूमस बन जाती है, जैविक पदार्थ है गल कर सड़ कर क्या बनाता है, ह्यूमिक एसिड बनाते हैं, तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन हो जाता है। फिर ह्यूमस भवन अर्थात वनस्पतियों आदि के अवशेषों के वियोजन द्वारा ह्यूमस निर्माण हो जाता है, तथा जैविक एवं खनिज मिश्रण आदि का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। जब अलग अलग चीज़ें हम मिला के डालते हैं तो उसके गुण बदल जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्थानांतरण एवं रूपांतरण की प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से भिन्न है, किंतु यह दोनों साथ साथ कार्य करती हैं। ये तो सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कि भिन्न है, भाई वो स्थानांतरण है तो वो रूपांतरण है, लेकिन एक जगह जब स्थानांतरण करता है तो रूप चेंज करने के बाद ही उसका स्थानांतरण होता है। ऐसा नहीं है कि एक वही उठा के एकदम उसी जगह, जैसे ठोस है तो ठोस को उठा कर रख दिया, वो लिक्विड फॉर्म में जाता है तो उसका गुण चेंज हो जाता है। तो ये है एक साथ काम करने की। आगे है कि हमारे पास स्थानांतरण की प्रमुख प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। स्थानांतरण में शामिल प्रक्रियाएं कुछ का जिक्र हम लोग किए, तो इसमें है अपवहन, अपवहन ऊपर से नीचे, विनिक्षेपण जाके जमा हो जाना, केशिका क्रिया नीचे से ऊपर,
और ल्यूसिनाइजेशन या विवर्णीकरण, विवरण जो अलग अलग उसका फैलाव हो जाता है, वितरण होना चाहिए, जैसे विवरणी ही है विवर्णीकरण। और सघनता, यहाँ पर सघनता होनी चाहिए। सघनता का मतलब है कि कोई चीज़ है तो वो धीरे धीरे कम्पैक्ट फॉर्म में आना। कठोरीकरण, ठोस हो जाना। ऊपर मुखी संचलन, नीचे से ऊपर की ओर जब संचलन की क्रिया होती है उसमें हम स्थानांतरण की प्रमुख क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। फिर मेलेनाइजेशन, मेलेनाइजेशन प्रक्रिया भी एक तरीके से क्या होती है कि इसमें घुली हुई चीज़ों को रखा जाता है। रूपांतरण की प्रक्रिया, आर्टिफिकेशन, फिर निष्प्रभावन, और फिर ऑक्सीकरण। निष्प्रभावन में नेचुरलाइजेशन जिसे कहते हैं, और ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से युक्त होती है पदार्थ चीज़ें, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। उसके बाद है आपका न्यूनीकरण। न्यूनीकरण के अंतर्गत छोटे छोटे टुकड़े में चीज़ें टूट जाती हैं। और उसके बाद होता है अवक्षेपण, यानी ले जाकर निक्षेपण कर देना, अवक्षेपण कहलाता है घोल के रूप में। ठीक है, घोल ले जाता है फिर जम जाता है तो वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम अवक्षेपण कहेंगे। जलीकरण यानी जल सोखने की क्रिया। निर्जलीकरण, शुष्कन की क्रिया मतलब सूख वाष्पीकृत हो जाती है तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है। जल अपघटन, जल के कारण से मृदा में हाइड्रोजन आयन द्वारा उसको अलग होना। विघटन, चीज़ों का जैव रसायन प्रक्रिया के अंतर्गत इन्हें टूट जाना। ह्यूमस भवन, ह्यूमस का निर्माण। खनिजीकरण यानी खनिज का जैविक पदार्थों के विघटन और वियोजन के समय खनिजों के विभिन्न रूपों में नियुक्ति, यानी नए नए ढंग से खनिजों का निर्माण होता है। अब इसमें आर्टिफिकेशन होता है मृदा मंडल में खासकर ऊपरी संस्तर, जो सबसे ऊपरी संस्तर है, हाइड्रोजन आयन का संचय या संग्रह। ठीक है, तो आर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ। और आपका शब्द जो था मेलेनाइजेशन क्या था, ये दो शब्द आपके नए हैं तो इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैविक पदार्थों के अधिक किस्से मृदा की परिच्छेदिका के भागों का रंग गहरा होना होता है मेलेनाइजेशन। मेलेन एक तत्व होता है ना जिस त्वचा का रंग निर्धारित करता है, रंग निर्धारित करने वाले, तो वही है मेलेनाइजेशन यहाँ से। ठीक है, तो मृदा जैविक पदार्थ जाते हो जाने पर मृदा का रंग ही बदलता चला जाता है। रूपांतरण एवं स्थानांतरण, अब फिर रूपांतरण की हो गया। अब दोनों कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं जो कि दोनों में शामिल होती हैं, जैसे सिलिकेटीकरण। इसमें क्या होता है, सिलिका का जमाव हो जाता है। फिर असिलिकेटीकरण क्या होता है, असिलिकेटीकरण यानी सिलिका का जो जमाव है वहाँ से सिलिका का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, सिलिका का अन्यत्र गमन हो जाता है। कैल्सीकरण यानी कैल्शियम का जमा अधिकता हो जाती है। और अकैल्सीकरण जहाँ पर कैल्शियम की कमी होने लगती है, यानी कैल्शियम का वहाँ से स्थानांतरण होता है। अलवणीकरण जहाँ से लवणों का विस्थापन होता है। लवणीकरण जहाँ पर लवणों का जमाव हो जाता है, यानी नमक आदि जैसे चीज़ों का। क्षारीकरण, बेसिक चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। और जैसे पीएच वैल्यू में वृद्धि होती है तो बेसिक हो जाते हैं। और फिर होता है अक्षारीकरण, यानी पीएच वैल्यू में कमी हो जाती है तो किधर जाता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो ये होता है पेडोटर्बेशन। जैविक पदार्थों या जैविक जीवों के द्वारा भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं, जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो होता है मृदा में जल सोखने पर आर्द्र तथा तर हो जाती हैं, जिसे वाष्पीकरण, और ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे इसमें क्या होता है, फिर जैसे जल सोखेगा तो मृदा में फैलाव होगा, और सिकुड़ेगा तो नहीं सूखेगा तो सिकुड़न होती है, दरारें पड़ती हैं, तो ये होता है आपका पेडोटर्बेशन। स्थिरीकरण क्या होता है, मृदा के संस्तरों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से स्थिरीकरण पाया जाना। तो इस तरीके से ये है आपका। इसके बाद है मृदा मंडल का जो होता है मृदा निर्माण के प्रमुख कारक, यानी जो दो ही चीज़ें हम देखे थे, एक तो निर्माण की प्रक्रियाएं, फिर दूसरा उसका प्रभावित करने वाले कारक। तो निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मृदा निर्माण की प्रक्रिया उसके गुणों और उसकी विशेषता मुख्य रूप से 5 कारकों द्वारा प्रभावित होती है या निर्धारित होती है। इसमें सबसे प्रमुख है जलवायु, दूसरा है जैविक कारण, तीसरा उच्चावच, चौथा आधार शैल तथा पदार्थ। आधार शैल पदार्थ यानी जहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं, और समय, कितने समय में होगा, तो इसके लिए सब चीज़ों के लिए, जैसे आपका अपघटन के लिए कुछ समय लगेगा, ह्यूमस बनने के लिए समय लगेगा, फिर निच्छालन के लिए समय लगेगा, फिर जमाव के लिए समय लगता है ना, तो ये सब सारी चीज़ें, इसमें समय बहुत बड़ा फैक्टर का काम करता है। इसके बाद मृदा का तापमान है। तो मृदा का तापमान मुख्य रूप से क्या होता है कि बहुत ही जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके संस्तरों का स्थिति कैसी होगी, ये सारा कुछ तापमान द्वारा निर्धारित होता है, यानी इन सबको तापमान प्रभावित करता है। तापमान मुख्य रूप से जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैविक क्रिया जैसे ज़्यादा होगी वहाँ पर तो उसका मिट्टी का गुण कम होगा, कम होगी तो दूसरा होगा, तो इस तरीके से रासायनिक क्रिया भी वो नियंत्रित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि उच्च तापमान में यह तेजी से कौन सा जैविक प्रक्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा के अंदर तेजी से काम करती हैं, जबकि निम्न तापमान वाली जगहों पर धीमी गति से काम होता है। तो ये थे आपका मृदा से संबंधित प्रमुख प्रक्रियाएं, कारक और उसका प्रभाव। तो आगे हम मिलेंगे मृदा का वर्गीकरण के को लेकर। धन्यवाद।